नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका इस सॉल्यूशन क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आइए आज पेपर नंबर 9(1) का हम सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। यानी दिए गए वाक्य में उस खंड का चुनाव कीजिए जिसमें कोई व्याकरण की गलती है। आइए देखते हैं। दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केम हमारे पास सेकंड फॉर्म आई है, यानी सेंटेंस पास्ट का चल रहा है। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये फर्स्ट ना आकर ये भी सेकंड ही होगी, ये भी बिगैन ही हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। दोस्तों वापस से हमें ग्रामेटिकल एरर निकालनी है। The other day my sister told me that she will be moving into her new apartment very soon। वापस से वैसे ही गलती है। यहाँ पर told सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, और यह she के बाद में will का यूज आया जो कि फ्यूचर का प्रेजेंट बताता है ना। will जो है वो प्रेजेंट की बात करता है सेंटेंस में देखो तो यहाँ पर दोस्तों will ना आकर यहाँ पर भी would का ही यूज होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। आइए दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है कि हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इन उचित जो शब्द है इन चार में से वो हमें यहाँ फिलअप करना है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, इट इज गुड टू डैश योर सोल इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी आना चाहिए क्योंकि यह एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, एक फ्रेज बनती है। इसका मतलब हो जाता है बेयर योर सोल का मतलब होता है अपनी आत्मा को उजागर करना, अपने इनर मोस्ट सीक्रेट्स को किसके सामने रखना। तो ये सेंटेंस कहता है कि कभी कभार अपने दोस्तों के सामने अपने अंतरात्मा के विचारों को भी सामने रखना अच्छा होता है। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। Investors trusted her because of her consistently dash evaluation of risk। कि निवेशकों ने उस पर भरोसा किया क्योंकि निवेशकों ने उस पर भरोसा किया हर कंसिस्टेंटली डैश इवेल्युएशन ऑफ रिस्क, यानी जोखिमों के मूल्यांकन के उसके कंसिस्टेंट डैश के बारे में। तो प्यारे दोस्तों क्या केयरलेस मूल्यांकन किया जाता है? केयरलेस मतलब लापरवाह। मूल्यांकन कभी लापरवाही से नहीं किया जाता। क्या मूल्यांकन ट्रिवियल तुच्छ होता है? क्या मूल्यांकन हेजिटेंट हिचकिचाहट से भरा होता है, या फिर मूल्यांकन एस्ट्यूट होता है? एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एस्ट्यूट का मतलब होता है बारीक, पैना, ठीक है, कि इन्वेस्टर्स ने उस पर भरोसा किया उसके लगातार बारीक मूल्यांकन के बारे में, जो जोखिमों का बारीक तरीके से उसने मूल्यांकन किया, उसके कारण इन्वेस्टर्स ने उस पर भरोसा किया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे दोस्तों हमें यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। A group of worshippers
और डिवोटीज यानी पूजा करने वाले या भक्तगणों का एक समूह, हु हैव गैदर्ड टुगेदर, जो कि एक साथ इकट्ठे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, उसे कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। उसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। अन्य शब्दों पे ध्यान दें तो स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है? दर्शक। मॉब का मतलब होता है गुस्साई भीड़। जब लोग बड़े गुस्से में होते हैं तो उसको मॉब कहा जाता है। फ्लॉक का मतलब होता है समूही होता है फ्लॉक का मतलब, लेकिन ये पक्षियों का होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। पक्षियों का समूह फ्लॉक कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कांग्रेगेशन का मतलब होता है धर्म सभा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। 4 हमें जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें इनका सही क्रम देना है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले इन सबको पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन अफेक्ट्स, हाइपरटेंशन मतलब टेंशन का ही एक, तनाव का ही एक उच्च रूप है ये। हाइपरटेंशन अफेक्ट्स मिलियंस वर्ल्ड वाइड। ये जो हाइपरटेंशन है लाखों लोगों को पूरे विश्व भर में, दुनिया भर में प्रभावित करती है। मेकिंग इट अ मेजर हेल्थ कंसर्न, जो कि इसे एक बहुत बड़ा एक स्वास्थ्य की चिंता या मेजर कंसर्न बनाती है। प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर, यानी लंबे समय से उच्च रक्तचाप, कैन लीड टू सीरियस हार्ट एंड किडनी प्रॉब्लम, यानी लंबे समय से जब उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उससे सीरियस यानी गंभीर हृदय और किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, गुर्दे की समस्या हो सकती है। मैनी पीपल रिमेन अनअवेयर, कई लोग अज्ञात होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, ऑफ देयर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स, उनके बढ़े हुए रक्तचाप, रक्त दबाव के स्तरों में। रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट कैन हेल्प रिड्यूस सच रिस्क्स इफेक्टिवली, यानी रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्यकारी आहार इस प्रकार के जोखिमों से प्रभावशाली रूप से निपटने में, कम करने में मदद कर सकता है। आइए दोस्तों इन सब की बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू सीरियस हार्ट एंड किडनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, many people remain aware of their elevated blood pressures. Regular exercise and healthy diet can help reduce such risk effectively. ये तीनों चीजें बात कर रही हैं ब्लड प्रेशर से संबंधित। लेकिन दोस्तों ये ब्लड प्रेशर बना किसके कारण? ये ब्लड प्रेशर बना आपके हाइपरटेंशन के कारण। तो यानी आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए पी। पहला सेंटेंस आपका पी होना चाहिए कि उच्च तनाव दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है और इसके बहुत बड़ी एक स्वास्थ्य चिंता में बदलता है, स्वास्थ्य चिंता बनाता है। अब पी के बाद में दोस्तों यहां पर आर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि many people remain unaware of their elevated blood pressure levels, क्योंकि पहले हमें यहां पर ब्लड प्रेशर के बारे में, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी देनी होगी। उसके बाद बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से कौन कौन सी समस्या हो सकती है उसका हमें यहां पर हवाला देना होगा। यानी ऑप्शन जो आर है वो सेकंड नंबर पर आना चाहिए। ठीक है, अब इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से क्या क्या समस्या हो सकती हैं वो ऑप्शन 3 में हमारे क्यू के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज और किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अब इन दोनों तीनों का समाधान दिया हुआ है ऑप्शन 4 में। ठीक है ना, ऑप्शन एस में,
कि नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेना इस प्रकार के जोखिमों को प्रभावशाली रूप से कम कर सकता है। ठीक है, तो यानी ये क्रम होना चाहिए आपका PRQS। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वापस से हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। ए वेरी हैंडसम यंग मैन। तो प्यारे दोस्तों, ए वेरी हैंडसम यंग मैन को अडोनिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और अडोनिस ये ग्रीक लैंग्वेज से निकलकर आया हुआ वर्ड है। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी और ग्रीक भाषा में यूज किया जाने वाला शब्द है। अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं अपन। अन्य शब्दों में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, टाइकून का मतलब होता है कोई धनी व शक्तिशाली व्यक्ति। वो कोई धनी और शक्तिशाली व्यक्ति टाइकून कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, मैस्ट्रो की बात करें तो संगीत विशेषज्ञ इसको कहते हैं हम। संगीत विशेषज्ञ इसको कहते हैं हम। किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने में, किसी भी प्रकार का संगीत देने में जो महारत जिनको हासिल होती है, मास्टरी जिनकी होती है, वो मैस्ट्रो कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों, डिलेटांटी का जो अर्थ होता है दैट इज प्रेमी। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की जो कला से संबंधित होता है वो डिलेटांटी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। दोस्तों हमें सिनोनिम देना है। ठीक है, तो सिनोनिम वायबल का मतलब होता है संभव, यानी ऐसा काम दैट कैन बी डन सक्सेसफुल, वो वायबल कहलाता है। ठीक है, तो इसका हमें सिनोनिम देना होता है। तो वायबल का सिनोनिम होगा फीजिबल। ठीक है, क्योंकि फिजिबल का मतलब ही होता है संभव। ठीक है, अन्य शब्दों पर ध्यान दें तो यूजलेस का मतलब होता है अनुपयोगी, यानी जिसको हम यूज नहीं कर सकते, अनुपयोगी। ठीक है, केपेबल का मतलब होता है सक्षम। ठीक है, और दोस्तों केपेबल के बाद में फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। वल्नरेबल का मतलब होता है नाजुक या भेद्य। ठीक है, असुरक्षित भी कह सकते हैं अपन, असुरक्षित। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर वायबल। आइए दोस्तों, यहां पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें सिनोनिम ही प्रदान करना है। वर्ड हमारा सेलेस्टियल का मतलब होता है आकाश से संबंधित, रिलेटेड टू द स्काई। ठीक है, तो अगर इसका सिनोनिम पूछा गया तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ए हेवनली का मतलब भी क्या होता है, आकाशीय या स्वर्गीय। ठीक है, क्योंकि कई बार अपन बोलते हैं ना कि देर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स इन आवर गैलेक्सी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेवनली बॉडीज, कि हमारी जो गैलेक्सी है ये एक हेवनली बॉडी है। ठीक है, एंड देर आर मैनी थिंग्स इन आवर हेवनली बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी। दोस्तों बिजार का मतलब होता है अजीब। ठीक है, जिसे हम पेक्यूलियर भी कह सकते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा पेक्यूलियर। ठीक है, बॉडीली शारीरिक,
और क्लाउडी बादल से संबंधित। ठीक, कई बार कहते हैं कि आज का मौसम, द वेदर इज क्लाउडी, यानी बादल छाए हुए हैं, तो वो क्लाउडी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम। दोस्तों हमें विलोम शब्द देना है। पहले दोस्तों मेरा आप सबसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अटेंड करें तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसकी डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ें। कई बार डायरेक्शंस को जल्दबाजी में पढ़ने के कारण भी बहुत नुकसान हो जाता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर अब पूछा गया है एंटीनम, तो एंटीनम पर हमें देखना है इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का मतलब होता है दोस्तों क्षणिक, यानी टेम्पोररी, जो कुछ पल भर का होता है, क्षणिक होता है, वो आपको इवेनेसेंट होता है। अब इसका एंटीनम हमें ढूंढना है जो कि लंबे समय का होगा, हमेशा के लिए होगा, तो उसका हो जाएगा एवरलास्टिंग, जिसको अपन कह सकते हैं शाश्वत। ठीक है, शाश्वत मतलब जो कि हमेशा का है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो। वापस से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एंटीनम ही पूछा है अगले में भी, यानी वापस से विलोम शब्द ही हमें पूछा गया है। ठीक है, फरोशियस। पहले दोस्तों फरोशियस का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो एंटीनम क्या हो जाएगा, जेंटल। ठीक है, सौम्य जिसे अपन कह सकते हैं, सौम्य। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब हमें दोस्तों जो वर्ड सही है, करेक्टली स्पेल्ट है, वो वर्ड हमें पता करना है। तो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड हमें पता करना है, तो उसका करेक्टली स्पेल्ट वर्ड हमारा हो जाएगा विवाशियस। ठीक है, बाकी सारे हमारे ऑप्शन से इनकरेक्ट हैं। विवाशियस का मतलब होता है खुश दिल, या जिंदा दिल, खुश मिजाज, कुछ भी कह लीजिए आप। तो विवाशियस की स्पेलिंग ऑप्शन ए पे करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट फॉर अ मीटिंग, किसी मीटिंग के लिए उपस्थित होना, ये नहीं होगा। रेडी टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना, ये भी नहीं होगा। विलिंग टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए भुगतान करना, ये भी नहीं होगा। इन अग्रीमेंट, यस अग्रीमेंट में होना, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हैव अदर फिश टू फ्राई। प्यारे दोस्तों यही भी एक ईडियम है, और इसी ईडियम का हमें भी एक अर्थ देना है। हैव ए लॉन्ग जर्नी टू अंडरटेक, एक लंबी यात्रा करना। हैव समथिंग इंटरेस्टेड टू डू, कुछ और कुछ रुचिकर करना। हैव समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू डू। यस दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हैव समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू डू, यानी कुछ और जो मोर इंपॉर्टेंट है वो करना इज द राइट आंसर फॉर ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 89। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी अंडरलाइन किए हुए वर्ड को हमें उचित ऑप्शन से रिप्लेस करना है,
और अगर ज़रूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट को चुनाव करना है। When the architect won a prize in a playwriting competition, कि जब उस आर्किटेक्ट ने प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन में एक इनाम जीता, हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिज यूनिवर्सैलिटी, यानी उसकी फ्रेंड ने उसकी यूनिवर्सैलिटी को एडमायर किया, उसकी प्रशंसा की। प्यारे दोस्तों, वो एक आर्किटेक्ट है, उसका काम है भवन निर्माण का खाका तैयार करना, नक्शा बनाना। अब आर्किटेक्ट एक प्ले राइट कॉम्पिटिशन जीत रहा है, यानी उसमें और भी काम करने की कला है, यानी उसमें विविधता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्सैटिलिटी होगा, ये विविधता जिसे अपन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। वापस से दोस्तों भाई है, अंडरलाइन किए गए सेंटेंस को हमें देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट है तो हमें नो इम्प्रूवमेंट करना है, और अगर कोई एरर है तो रिप्लेस करना है हमें। इट इज मच टू इम्पॉर्टेंट टू बी हैंडल्ड केयरलेसली। पहले दोस्तों आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम देखें इम्पॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जब कभी भी हमारे पास में कोई एडजेक्टिव होता है, जब कभी भी हमारे पास वर्ड, माफ करें, जब कभी भी हमारे पास एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के आगे मच टू का यूज होता है। एडजेक्टिव के आगे मच टू का यूज होता है। और यदि नाउन होता है तो नाउन के आगे टू मच का यूज होता है। नाउन के आगे टू मच का यूज होता है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक एडजेक्टिव है तो हमें मच टू का यूज करना है, क्योंकि एडजेक्टिव की व्याख्या कौन करेगा? एडवर्ब। और एडवर्ब की व्याख्या भी कौन करेगा? एडवर्ब ही करेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वापस से दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन किए गए सेगमेंट को हमें रिप्लेस करना है शुद्ध शब्द के साथ। अगर ऐसा नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट चूज करना है। हिज अपॉइंटमेंट एज कोच, यानी कोच के रूप में उसकी नियुक्ति, इज येट अनदर फेदर इन हिज विंग। प्यारे दोस्तों, ये विंग नहीं होता, एक और येट अनदर फेदर इन हिज कैप होता है। अनदर फेदर इन हिज कैप, यानी एक और जो उपलब्धि होती है उसको येट अनदर फेदर इन कैप कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी हमें दिए गए सेंटेंस का ये जो हमें एक्टिव दिया गया है, उसका हमें पैसिव देखना है। प्यारे दोस्तों, हमारा सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है और उसके बाद सेकंड फॉर्म आई है और द ताजमहल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हु का हम सबको पता है बाय हुम से हो जाएगा, जो कि चारों ऑप्शंस में है। लेकिन अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, जब एक्टिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है तो पैसिव में वो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ताजमहल मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए वॉज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो बाय हुम वॉज द ताजमहल बिल्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लीजिए, बाय हुम के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट ताजमहल बना के फिर वॉज बिल्ट कर दिया गया। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले आनी चाहिए थी, फिर आपका सब्जेक्ट आना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट हुआ। बाय होम के बाद में द ताजमहल करके डायरेक्ट ही बिल्ड कर दिया गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ बाय होम के बाद में हेड लगा दिया गया, ठीक है, तो ये भी इसलिए इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है और हमें इस डायरेक्ट सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है। द कैप्टन सेड टू हिज मैन, कप्तान ने अपने व्यक्ति से कहा, अपने आदमी से कहा, स्टैंड एट ईज, यानी विश्राम। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इट मींस ये कौन से वाले सेंटेंस हो गए? ये हमारे आज्ञार्थक सेंटेंस हो गए हमारे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है यहां पर कैप्टन अर्ज, विनती तो नहीं कर रहा, वांटेड, चाहने की बात भी नहीं कर रहा, सामान्य सेंटेंस नहीं है इसलिए टोल्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि जो कप्तान है वो कप्तान अपने आदमी को अगर विश्राम सावधान करवा रहा है तो क्या देगा? वो कमांड ही करेगा। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यहां पर ए की जगह ई किया जाए। ठीक है, क्योंकि सभी आदमियों को कह रहा है कमांडर, द कैप्टन कमांडेड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यस, वापस से दोस्तों अगले सवाल में जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इनका पहला सेंटेंस और छठा सेंटेंस हमें दिया हुआ है, बाकी का क्रम हमें सुनिश्चित करना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पहले इनको। द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर द स्टूडेंट्स, यानी वल्नरेबल मतलब नाजुक, असुरक्षित। ठीक है, कि समाज का सबसे नाजुक भेद्य जो सेक्शन तबका होता है वो होते हैं छात्र। रेवोल्यूशनरी एंड न्यू फैंगल्ड आइडियाज, रेवोल्यूशनरी और न्यू फैंगल्ड आइडियाज यानी क्रांतिकारी और अटपटा सा लगने वाला। ठीक है ना, तो न्यू फैंगल्ड आइडियाज मतलब ऐसे आइडियाज जो कि अटपटे से लगते हैं, हैव अ ग्रेट अपील टू देम, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपील होती है। एजिटेशंस, एजिटेशंस मतलब आंदोलन। मे बी नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, यानी ये जो आंदोलन होते हैं मे बी नॉन वायलेंट मेथड यानी अहिंसक रूप हो सकते हैं ऑफ प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन करने के। दे कैन नॉट रेसिस्ट द चार्म ऑफ परसुएशन, परसुएशन का मतलब होता है दोस्तों परसुएड नाम के वर्ब से निकल कर आया है। परसुएशन का मतलब होता है किसी को राजी करने को, मनाने की जो प्रक्रिया होती है वो परसुएशन होता है, क्योंकि ये यहाँ पर नाउन है, ये एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, दे कैन नॉट रेसिस्ट द चार्म ऑफ परसुएशन, यानी वो चार्म ऑफ परसुएशन को रेसिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर टू बी टॉट दैट, उन्हें ये पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, दैट विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, दे कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, कि बिना अनुशासन के वो उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। हाउएवर, लेकिन इफ दीज बिकम वायलेंट, दीज बिकम मतलब ये लोग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, इफ दीज बिकम वायलेंट, अगर ये वायलेंट हिंसक हो जाते हैं, द एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्व, गेट एनकरेज, वो प्रोत्साहित होते हैं, एंड दे पुट ऑल प्रॉपर वर्किंग आउट ऑफ गियर, और जो अच्छी जो कार्यशील कार्य प्रणाली चल रही होते हैं उनको आउट ऑफ गियर कर देते। आउट ऑफ गियर मतलब उनको उनका बिगाड़ देते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है कि द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर द स्टूडेंट, कि समाज का सबसे संवेदनशील नाजुक जो तबका है, वर्ग है, वो छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर छठे सेंटेंस में अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउएवर इफ दीज बिकम वायलेंट,
अगर ये वायलेंट हो जाते हैं तो असामाजिक तत्व प्रोत्साहित होते हैं एंड दे पुट ऑल, और वो सभी को रख देते हैं आउट ऑफ प्रॉपर वर्किंग, आउट ऑफ गियर रख देते हैं वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ऑप्शन पी से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि रेवोल्यूशनरी एंड न्यू फैंगल आइडियाज हैव अ ग्रेट अपील टू देम, क्योंकि यहां पर देम की बात आ रही है। ये देम जो प्रनाउन दिया हुआ है, ये प्रनाउन इन स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो यानी पी से शुरुआत होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे पास में ऑप्शन ए की है, ऑप्शन ए ही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे और देख लेते हैं, पी के बाद में आर कनेक्ट होता है कि नहीं होता। दे कैन नॉट रेसिस्ट द चार्म ऑफ परसुएशन, ये दे स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। दे आर टू बी टॉट, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए कि बिना अनुशासन वो प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते। और क्यों, एजिटेशन में भी नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, यानी आंदोलन नॉन वायलेंट मेथड हो सकते हैं विरोध करने का। अब दोस्तों देखिए, यहां पर बात आ रही है प्रोटेस्ट की, किस तरह का प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट मेथड। अब इसी के बारे में आगे चर्चा करते हुए यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहां पे आंदोलन की बात की जा रही है, यहां पर बताया गया कि उनका प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो वायलेंट हो जाते हैं, तो यानी लास्ट में क्यों आना चाहिए था, ठीक है। शुरुआत में पी और लास्ट में क्यू। तो क्यू तो हमारे पास 2 जगह है, सी में भी क्यू है और ए में भी क्यू है, लेकिन शुरुआत पी से हमारे पास ए में ही हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्लोज टेस्ट हमारे सामने है, आइए पढ़ते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ एशिया, श्रीनगर इज नोन फॉर इट्स यूनिक वुडन आर्किटेक्चर, कि एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक श्रीनगर अपनी अद्वितीय लकड़ी की आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इट्स डैश नेटवर्क ऑफ नैरो स्ट्रीट्स, इसका जो तंग गलियों का डैश नेटवर्क है, जाल है, एमिड मल्टी स्टोरी वुडन हाउसेस, यानी बहुमंजिला लकड़ी के मकानों के बीच, डैश आउट टू इट्स वाटरवेज, यानी इसके वाटरवेज को डैश करता है। मेक इट लुक लाइक मिडाइवल इस्लामिक डैश सेंटर्स, यानी और ये चीज इसको मध्यकालीन इस्लामिक डैश केंद्रों की तरह दिखाती है, लुक देती है। द लार्ज स्केल डेमोलिशन, यानी बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स, यानी इन परंपरागत बिल्डिंगों का और बाजारों का, डैश द क्वेस्ट ऑफ मॉडर्निटी, यानी अत्याधुनिकता की खोज में, हैव हाउएवर डैश टू देयर डिसअपियरेंस, यानी बाजारों का और बहुमंजिला इमारतों का ध्वस्तीकरण जो बड़े पैमाने पे किया गया, उसी के कारण क्या हो गया है, डिसअपियरेंस हो गया है। यानी इतना ध्वस्तीकरण हुआ कि डिसअपियरेंस पर बात आ गई, यानी गायब होना स्टार्ट हो गई, चीज़ें डिसअपियर होना शुरू कर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि इट्स ए डैश नेटवर्क ऑफ नैरो स्ट्रीट्स एंड मल्टी स्टोरी वुडन हाउसेस। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, एक्सटेंसिव आएगा। एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, कि इसका जो व्यापक जाल है, फैला हुआ जाल है, किसका जाल है, तंग गलियों का, ठीक है। एमिड मल्टी स्टोरी वुडन हाउसेस, यानी तंग गलियों को जो जाल है बहुमंजिला लकड़ी के मकानों के बीच, डैश आउट टू इट्स वाटरवेज, क्या करता है वो, ओपन करता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये ओपेंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि श्रीनगर अभी भी तो है। अगर श्रीनगर कभी खत्म हो जाता, कभी हुआ करता पास्ट में, तब मैं इसकी बात शायद सेकंड फॉर्म में करता, लेकिन श्रीनगर अभी भी है और शायद ये सारी चीज़ें अभी भी मौजूद होंगी, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ लिया जाएगा, ठीक है। और ओपाइंड, ओपाइन का मतलब क्या होता है, ओपाइन का मतलब एक वर्ब है,
और ओपाइन का मतलब राय देना होता है, ओपाइन से ही ओपिनियन बना है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेक इट लुक लाइक मेडाइवल इस्लामिक डैश सेंटर्स। तो किस प्रकार के सेंटर होंगे ये? अर्बन सेंटर्स। क्यों दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने लिखा था एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नैरो स्ट्रीट्स एमिड मल्टी स्टोरी वुडेड हाउसेस, यानी बहुमंजिला लकड़ी के मकानों के बीच जो तंग गलियों का फैला हुआ जाल है। गाँव में कौन सा फैला हुआ जाल होता है? तो यहाँ पर कंट्री तो दूर दूर तक नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक शहर की बात हो रही, श्रीनगर की। तो अगर तंग गलियों का जाल होता, बड़े बड़े बहुमंजिला इमारतों की बात होगी, तो वहाँ पर अर्बन यानी शहरी लुक देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन ए आना चाहिए। अगला देखते हैं। द लार्ज स्केल डेमोलिशन ऑफ ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स एंड बाजार्स डैश द क्वेस्ट ऑफ मॉडर्निटी, यानी अत्याधुनिकता की खोज में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी अत्याधुनिकता खोज में, इन द क्वेस्ट फॉर मॉडर्निटी। ठीक है। हाउएवर डैश, अब देखिए यहाँ पर हैव आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर जो कोई भी वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना डेमोलिशन होने पर ये चीज़ यहाँ तक आई है, इसलिए यहाँ पर हाउएवर लेड का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंफर्म्ड नहीं हो रहा है, पुष्टि नहीं की जा रही, कॉज्ड किसी चीज़ का कारण नहीं बन रहा है, वो चीज़ इतना होते 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 डिसअपीयरेंस तक पहुंची है, इसलिए यहाँ पर लीड की थर्ड फॉर्म लेड आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहाँ पर हमारा पेपर नंबर 91 का सलूशन पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो नए शब्द आपके सामने आए हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सारा गेम आदत का है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।